हेलो दोस्तों, तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस। बहुत से बच्चों को सोशल साइंस के पेपर से डर लग रहा है, न जाने क्यों उन्हें लगता है कि सोशल साइंस में इतना नहीं पढ़ा हुआ है। और हो सकता है, देखो, डर हो भी सकता है क्योंकि पहले MP बोर्ड में सिर्फ एक बुक होती थी और अब जो है इस साल से NCERT पैटर्न पूरा अप्लीकेबल हो गया है, जिसमें आपको 4 बुक्स पढ़ना पड़ रही है। और उसमें से भी क्या है कि चैप्टर बहुत लेंदी है, वो सिर्फ 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स के उसमें से ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, यहाँ तक कि क्वेश्चन आंसर भी नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पास इस वीडियो में, इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। और चैप्टर स्टार्ट करने के पहले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाएं ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दोस्तों, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। देखिए, आपकी कमेंट जो है वो हमें और मोटिवेट करेगी इसी वीडियो बनाने के लिए। तो आज हम इसका पार्ट 1 खत्म करेंगे, जिसके अंदर हम मेजॉरिटी क्वेश्चन निपटाएंगे, और पार्ट 2 के अंदर हम ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं अपना काम करता हूँ, आप अपना काम कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तब हम शुरू करते हैं हमारे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन से। आइए हम देखते हैं। जब तक मैं इसको इरेज कर दूं, आप आगे बढ़िए। तो दोस्तों, देखिए जल्दी से, और मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ या 10 सेकंड का। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप कॉपी में इसको प्रॉपर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से देखिए दोस्तों, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी आ रहा है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ रहा है, एक ऑब्जेक्टिव भी आ रहा है, और ये 7 नंबर आप पूरे स्कोर कर सकते हैं। सोशल थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए, क्योंकि याद करने में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हमने इसको कुछ शॉर्टकट वे में लिखा है। फिर इनको एक्सप्लेन कैसे करना है मैं समझाता हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट। आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम खराब करें। हमारा जो है चैप्टर का नाम है कंज्यूमर राइट्स, और इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ रहा है, 2 नंबर का भी आ रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन, राइट्स ऑफ कंज्यूमर। तो पहले हम जान लें कंज्यूमर होता क्या है। कंज्यूमर मतलब होता है उपभोक्ता। कोई भी वो व्यक्ति, ग्राहक किसे कहते हैं, तो वो व्यक्ति जो किसी चीज़ को कंज्यूम करता है, ग्रहण कर लेता है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट को जो उपभोग कर लेता है, वो हमारा कंज्यूमर ग्राहक होता है। अब कंज्यूमर या तो खुद के लिए भी खरीद सकता है, किसी और के लिए भी खरीद सकता है। मान लो आपके पिताजी मार्केट में गए और आपके लिए कोई सामान खरीद के लाया, आपने नहीं खरीदा, पिताजी ने खरीदा, लेकिन वो भी कंज्यूमर कहलाएंगे, चाहे वो प्रोडक्ट यूज़ करे, चाहे आपके लिए लेकर आए। ठीक है। तो इन कंज्यूमर को कुछ राइट्स होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं, जैसे राइट टू चूज़। देखिए, जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आपको चयन करने का अधिकार होता है। काय का? चयन करने का अधिकार। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं हिंदी में लिख नहीं पाया, आपको मैं हिंदी में बताता जाऊँगा, आप उससे नोट कर लीजिएगा। राइट टू चूज़ मतलब चयन करने का अधिकार होता है। जब भी आप कोई वस्तु खरीदते हैं दोस्तों, तो आपको अधिकार होता है कि आप उसको अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। कोई आपको बाउंडेशन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। दूसरा है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। जब दोस्तों आप कोई चीज़ें खरीदने जाते हो तो आप दुकानदार से उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो कि वो कैसे बना है, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई है, एक्सेट्रा, मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन दुकानदार आपको देगा। तीसरा है राइट टू सेफ्टी। देखो, जब आप कोई वस्तु खरीदते हो तो आपको उससे सुरक्षित रहने का भी अधिकार है। जैसे आपने कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट खरीदा, मान लो आपने प्रेस खरीदी, TV खरीदी, मोबाइल फ़ोन खरीदा, तो अगर वो फॉल्ट हो जाता है या ब्लास्ट हो जाता है तो दोस्तों आपको उससे नुकसान होगा, लॉस होगा ना, आप इंजर्ड हो सकते हो, आपको हार्म हो सकता है। तो आपको राइट टू सेफ्टी का भी राइट है कि आप जो वस्तु खरीद रहे हो उससे आपको सुरक्षित रहने का अधिकार है। इसके बाद राइट टू सीक रेड्रेसल, इसका मतलब होता है दोस्तों क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन या एक्सचेंज का अधिकार। देखो, सीक रेड्रेसल का मतलब होता है कुछ अधिकार आपको ऐसे दिए गए हैं जिसके अंतर्गत अगर आपकी सेफ्टी को कुछ नुकसान होता है तो आप उसको एक्सचेंज भी कर सकते हो। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट आप खरीद के लेके आए, तो इसके अंदर क्या आता है कि आप या तो वस्तु के बदले वस्तु आपने उसको दे दिया और बदले में दुकानदार से दूसरा सामान लेके आ सकते हैं, या फिर आपने जो भी दुकानदार ने उससे प्रॉब्लम है करेक्ट करके आपको दे सकता है, या फिर अगर आपको कोई हार्म हो जाता है, कोई इंजर्ड हो जाता है, तो वो कंपनसेशन भी दुकानदार को पे करना पड़ेगा आपको दोस्तों। अगला है हमारे पास राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। आप ग्राहक हैं तो आपको कंज्यूमर होने के नाते जो ज़रूरी जानकारी है उसका भी अधिकार है कि आप ज़रूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए गवर्नमेंट ने आपके लिए एक एक्ट बनाया जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। आगे है राइट टू बी हर्ड, अपनी बातें सुनाने का अधिकार। राइट टू बी हर्ड मतलब देखिए,
अगर प्रोडक्ट से कोई भी आपको नुकसान होता है ना, कोई हानि होती है, तो आप जाकर दुकानदार से उसके बारे में बोल सकते हैं, दुकानदार को आपकी बात मानना पड़ेगी दोस्तों। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कॉज ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, उपभोक्ता के शोषण होने के कारण क्या है? कॉज, क्या कारण है कि उपभोक्ता का शोषण होता है दोस्तों? तो पहला पॉइंट देखिए, वीक बार्गेनिंग पावर। जो ग्राहक होते हैं ना दोस्तों, उनके मोल भाव करने की क्षमता कम होती है। कई लोग मोल भाव नहीं कर पाते दोस्तों, भाव ताव करना हर किसी को नहीं आता, तो मोल भाव नहीं कर पाना उपभोक्ता की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सेकेंड है लो लिटरेसी या इलिटरेसी, अज्ञानता या अनपढ़ता। देखो कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते या अज्ञान होते हैं, उन्हें वस्तु के प्राइस के बारे में पता नहीं होता कि प्राइस कहाँ लिखी होती है, प्राइस में होता क्या है, MRP से ऊपर बेच रहा है नीचे बेच रहा है, दुकानदार को कोई आइडिया नहीं होता, तो आप उसी को प्राइस पे खरीद लेते हैं, तो ये एक और प्रॉब्लम है। तीसरा है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। कई बार आपको दुकानदार ऐसे भ्रामक विज्ञापन दिखाते हैं टीवी के माध्यम से या बाहर पैम्पलेट लगा के, तो उसमें आप जल्दी बहकावे में आ जाते हैं दोस्तों। जैसे आपको दिखता है कि मान लो आप सावले, तो आपको एडवर्टीजमेंट दिख गया कि ये क्रीम लगाने से आप 5 दिन में गोरे हो जाएंगे, कील वहाँ से गायब हो जाएंगे। या कोई मोटा इंसान है तो 10 दिन में आपका पेट दुबला हो जाएगा। ऐसे फेट कटर, स्लिम सोना बेल्ट, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सेट्रा, नाम खैर अपन नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं दोस्तों, है ना, जो क्या करते हैं, आपका पैसा, आपको जो आपने कमियां हैं उसी को दिखाकर आपसे यूज़ करवा लेते हैं, और वो उतना इफेक्टिव नहीं होते दोस्तों। फिर है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। कई बार आपको जानकारी पूरी नहीं होती है, जो आप वस्तु खरीदने जा रहे हैं आपको उसका भाव है, आप दुकानदार से पूछते हैं कि ये चीज़ सही रहेगी क्या, और वो आपको गलत एडवाइस दे के भी माल बेच देता है दोस्तों। इसके अलावा लेक ऑफ यूनिटी, आप में एकता नहीं होती। जैसे हम कंज्यूमर है, ग्राहक है, तो हम सोचते हैं कि यार हम अकेले क्या बोलेंगे, हम अकेले क्या कर सकते हैं। दूसरे को आप बताते हो कि यार मैं सामान लेकर आया, ऐसा हो गया, तो वो भी आपको मना कर देता है, अरे रहने दे कोई बात नहीं, अगली बार उस दुकान से सामान मत लेना। और आपकी इस मत लेना की वजह से वो दुकानदार और दूसरों को भी ऐसी बेवकूफ़ बनाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है इसमें, वेज टू एक्सप्लॉइट कंज्यूमर। उपभोक्ता को जो शोषण करते तरीके क्या क्या होते हैं? पहला है दोस्तों अंडर मेजरमेंट। इसका मतलब होता है कि उपभोक्ता के शोषण करने के तरीके क्या है? पहला है अंडर मेजरमेंट, उनको कम माल तोल के देते हैं। आपने देखा होगा कि लोग जो तराजू होते थे पुराने ज़माने में, जो बैलेंस दोनों साइड रखते थे, तो वहाँ पर क्या करते लोग, चुंबक लगा देते थे, या फिर कोई ऐसा हल्का आइटम ऐसा बनाते थे ताकि वहाँ का मेजरमेंट जल्दी नीचे हो जाए, है ना दोस्तों। फिर ओवर प्राइसिंग, लोग खुद से, आपने देखा होगा कई बार आप देखते हो दुकानदार क्या करता है, MRP या प्राइस के ऊपर खुद का एक स्टिकर लगाता है और मन से वहाँ प्राइस लिख देता है, इसको बोलते हैं ओवर प्राइसिंग करना। जो चीज़ आपको 20 रुपये की मिलना चाहिए वो खुद से ओवर प्राइसिंग करके 40 की कर देता है, और फिर आपको बोलता है कि इस पर हम आपको 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, और आप खुशी के मारे वो चीज़ खरीद लेते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल स्केरसिटी। स्केरसिटी का मतलब होता है दोस्तों मंदी या कमी दिखाना। जब दुकानदार नकली झूठी मंदी दिखाता है कि मार्केट में चीज़ आई नहीं रही है, जबकि वो ऑलरेडी अपने गोडाउन में या गोदाम में उस माल को भर के रखता है, ताकि वो जब माल मार्केट में नहीं रहेगा तो उसको महंगे भाव में बेच सकता है। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल स्केरसिटी या मंदी दिखाना। इसके अलावा एडल्ट्रेसी या सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, आपको जानबूझ के मिलावट वाला माल या ख़राब माल दुकानदार बेचता है, ताकि आप क्या करते हैं, देखिए आप गए सामान चेक कर रहे हैं, मान लो आप गेहूँ खरीदने गए, उसने आपको पूरी गेहूँ की बोरी दिखाई, आपने हाथ डाला और देखा गेहूँ बहुत अच्छे हैं, जबकि नीचे उसके अंदर चूरी या चावल या कंकड़ सब मिला रहता है दोस्तों। ऐसी आपको सब स्टैंडर्ड क्वालिटी या फिर मिलावट वाला माल बेच देते हैं दुकानदार अक्सर, आपको पता भी नहीं पड़ता है। आप कुछ खरीदते हैं, आपको मिलता कुछ और ही है बाद में। और है सप्लाई डिफेक्टिव गुड्स। डिफेक्टिव मतलब जो खराब माल होता है, खराब वस्तु होती है, वही कई बार आपको सप्लाई की जाती है। होता है ना कई बार ऐसा दोस्तों, आपने कुछ मंगाया, शुद्ध घी का बोल के डालडा घी उसमें मिक्स कर देते हैं, या फिर उसमें और भी कुछ ना कुछ वैराइटीज़ ऐड कर देते हैं, दूध में पानी ऐड करके बेचते हैं, आपको पता होगा कॉमन चीज़ है। तो दोस्तों देखिए इसके लिए क्या हुआ, जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई, ये सब होता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। जब गवर्नमेंट को पता पड़ा कि उपभोक्ता के साथ अन्याय हो रहा है, अनफेयर हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या करा दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 1986 में गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, जिसको शॉर्ट में हम कोपरा भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसने क्या करा, कोपरा के अंदर 3 जुडिशियल बॉडी बनाई। 3 जुडिशियल बॉडी, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्या बोलते हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडी। आज से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं ये बात। ठीक है, आगे देखिए 3 बॉडी में पहला था डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या होती है दोस्तों, ऐसी फोरम होती है जो किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करती है,
और कंप्लेंट जो होती है वो 20 लाख रुपए तक की अगर कोई शिकायत है तो वो आप जाकर डिस्ट्रिक्ट फोरम में कर सकते हो दोस्तों। मान लो इन केस डिस्ट्रिक्ट फोरम में आपको न्याय नहीं मिलता है, आपको लगता है कि यार अन्याय हुआ मेरे साथ, तो आप जो डिस्ट्रिक्ट फोरम का रिजल्ट है उसके अगेंस्ट 30 दिन के अंदर अंदर आप स्टेट कमीशन में अप्लाई कर सकते हो, अपील कर सकते हो कि इसके विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो फैसला है उसके अगेंस्ट। और नॉर्मली भी अगर आपको डायरेक्ट अपील करना हो तो आपकी कंप्लेंट 20 लाख से ज़्यादा होना चाहिए या फिर 1 करोड़ से कम होना चाहिए। 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम, तो आप जा सकते हो स्टेट कमीशन में। और सबसे टॉप पे होती है नेशनल कमीशन, जहाँ पर अगर 1 करोड़ से ऊपर भी कोई शिकायत होगी तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, नेशनल कमीशन में। लेकिन देखो इसमें एक प्रावधान और होता है, अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम के फैसले से खुश नहीं हो तो इसकी अपील आप 30 दिन के अंदर स्टेट कमीशन में कर सकते हो, और उसका भी फैसला अगर आपके फेवर में नहीं आता है तो आप उसकी भी अपील 30 दिन के अंदर नेशनल कमीशन में हम कर सकते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं जिला परिषद, राज्य कमीशन और राष्ट्रीय कमीशन को क्या बोलते हैं, आयोग। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको, इनका तीनों का रेट ध्यान रखिएगा आप, इनको आपको बुक में मिल जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने और क्या करा है, 2005 में RTI एक्ट लाया, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन दोस्तों, RTE नहीं बोल रहा हूँ, राइट टू एजुकेशन नहीं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब होता है कि आपको गवर्नमेंट की कोई भी जानकारी चाहिए हो, स्कीम के बारे में पता करना हो तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए पता कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि 24 दिसंबर को हम नेशनल कंज्यूमर डे बनाते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। कब बनाते हैं, 24 दिसंबर को। ये पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है। एक ऑब्जेक्टिव और आपको बन सकता है, देखिए यहाँ पर ये 1985 में यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड अ UN जर्नल गाइडलाइन। यूनाइटेड नेशन ने 1985 में एक जर्नल गाइडलाइन जो है वो मानी थी, किसके लिए, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन को लेकर, ये कंज्यूमर के राइट्स को लेकर। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि किस ईयर में UN ने गाइडलाइन फॉलो करी थी, 1985 में, या किसने की थी, तो यूनाइटेड नेशन ने। इसके अंदर लगभग अप्रॉक्स 115 कंट्रीज में शायद पार्टिसिपेट हुआ था। आप इसके एक बार और डिजिट कंफर्म कर लीजिएगा बुक में से। इसके अलावा देखिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिसके बारे में देखिए, ब्यूरोज ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने कुछ सिंबल्स बनाए दोस्तों, जिससे आप खुद भी एक आम नागरिक होने के नाते शुद्धता की जांच कर सकते हो। जैसे ISI मार्क, ISI मार्क आपने देखा है, जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं उन पे ISI मार्क लगता है। ISI मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का मार्क। इसका मतलब वो दिखाता है कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है बेस्ट है। इसके अलावा FPO होता है, FPO होता है दोस्तों, FPO मतलब होता है फूड प्रोडक्ट ऑफर, जो भी फ्रूट से बने चीज़ें होती हैं, फ्रूट की जैम्स या अचार, ये जो भी फ्रूट से बने होते हैं उनकी क्वालिटी शो करता है। इसके अलावा हॉलमार्क, आपने सुना होगा सोने चांदी की ज्वेलरी पे हॉलमार्क लगा होता है ताकि वो उसकी शुद्धता के बारे में बताता है कि वो बिल्कुल प्योर है या नहीं। एग मार्क होता है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। एग मार्क कहाँ यूज होता है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, जो भी कृषि से संबंधित चीज़ें होती हैं वहाँ पे एग मार्क यूज़ करते हैं दोस्तों। वो जिसे मटका से मटा इसको बोलते हैं इको मार्क, कि ये चीज़ें पॉल्यूशन फ्री है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इसको बोलते हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। तो ये कुछ सिम्बॉल्स होते हैं दोस्तों, आपको इनके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं कि ये किस चीज़ों के साथ यूज़ होते हैं। तो ये आपके लिए पूरा 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव मैं अपनी तरफ से लेकर आया हूँ कि इसमें से आपका कवर हो जाए दोस्तों। तो हम देखते हैं ऐसे ही कुछ एक और खास चैप्टर जो बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा नंबर आपको स्कोर दिलाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और उसके लगभग सारे क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में और 4 मार्क्स में आने वाले हैं। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसके पहले हम ऑलरेडी एक चैप्टर पूरा कर चुके हैं जिसके बारे में डिटेल में समझाया, 7 नंबर का चैप्टर आ रहा है वो। इसके अलावा 6 मार्क्स का चैप्टर ये आ रहा है दोस्तों, तो ये चैप्टर भी आपको 7 मार्क्स का आ रहा है स्टिल। तो हम कुछ करने वाले हैं ऐसा जिससे आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से, जिन बच्चों को थोड़ा डर भी है कि सोशल साइंस के पेपर में क्या होगा या हम क्या कर सकते हैं, वो जल्दी से देखिए दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। देखिए नेशनलिज्म इंडिया, इसमें से आपको 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ रहा है दोस्तों, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम आपके लिए कुछ शॉर्ट में लेकर आए हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है डिटेल में। देखिए इसमें एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से वापस कब आए थे, ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। ध्यान रखिएगा, जब गांधी जी यहाँ पर आए थे उसके बाद ही गांधी जी को आइडिया है सत्याग्रह का। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह। जब गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने देखा कि उनके साथ बहुत भेदभाव हो रहा था रंग को लेकर। आपने सुना होगा गांधी जी को ट्रेन में से उतार दिया था,
उनको अलग बिठाया था, उनको पब्लिक प्लेस में जाने की इजाज़त नहीं थी, लोग उनको दलित या अछूत मानते थे। तो इसलिए गांधी जी ने क्या करा कि वहाँ पर सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। इसके लिए गांधी जी पहले चंपारण गए, 1917 में चंपारण गए। चंपारण जो है बिहार में है। वहाँ पर उन्होंने किसानों और पीजेंट्स को, जो किसान थे, उनको मोटिवेट करा कि आप सत्याग्रह के लिए आग्रह करो भाई, आप जो है लड़ाई करो, आप फॉट करो, पर शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये सत्य के लिए आग्रह करना है, मतलब आप बैठिए और शांतिपूर्ण तरीके से आप जो है वो प्रोटेस्ट कीजिए। इसमें कोई भी अहिंसा, मतलब कोई भी हिंसा नहीं होना चाहिए, पूर्ण अहिंसा से होगा ये आंदोलन। इसके बाद गांधी जी जो है चंपारण से निकले 1917 के बाद, और इसके बाद जाके वो अलग अलग जगह गए, अलग अलग जगह लोगों से मिले और सबको सत्याग्रह के लिए मोटिवेट किया। आगे देखते हैं बॉयकॉट का मतलब क्या होता है दोस्तों। बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार कर देना। क्या होता है? बहिष्कार कर देना। इसका मतलब है किसी भी चीज़ को या किसी भी जगह पर जाने आने से या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी चीज़ में इकट्ठा होने से, कोई एक्टिविटी करने से मना कर देना इन फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मतलब होता है दोस्तों जो हम धरना देते हैं या जो हम किसी भी तरीके का अपनी बात मनवाने के लिए जो प्रोटेस्ट करते हैं, उसके लिए बहिष्कार करना होता है, ठीक है। अब सॉल्ट मार्च, गांधी जी ने क्या करा था दोस्तों कि ये सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट दोनों साथ साथ में ही दोस्तों, सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 1930। देखो सॉल्ट मार्च जो था ना, उसमें दोस्तों क्या हुआ था कि गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने अपनी 11 डिमांड्स रखी थी। उस 11 डिमांड्स में एक था कि आपको जो सॉल्ट पर टैक्स लगाया है उसको हटाना है। वो गांधी जी ने उनको समय दिया था कि आप जो है इतने दिन का आपको समय दे रहे हो, उतने दिन में अगर आपने उनकी गांधी जी की 11 डिमांड्स नहीं मानी तो गांधी जी ने कहा था कि वो सॉल्ट मार्च स्टार्ट करेंगे, तो दांडी मार्च भी बोलते हैं इनको, और सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट शुरू करा। सिविल डिसओबीडियंट मतलब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सिविल डिसओबीडियंट मतलब हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, जो आप रूल बनाएंगे उस रूल को हम नहीं मानेंगे, जो आप पॉलिसी निकालेंगे हम उसको भी नहीं मानेंगे, पर सविनय मतलब सिविल तरीके से। इसमें कोई भी हम क्राइम, अहिंसा वगैरह कोई क्रिमिनल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे, सिविल प्रोसीजर फॉलो करेंगे। मतलब कहीं पर भी हम दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि गांधी जी इसके पहले ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो मैंने आपको याद करने का पहले भी समझाया था, उसको पढ़ना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, असहयोग आंदोलन। जिसमें गांधी जी ने क्या किया था कि ब्रिटिश की कोई भी जितने भी ऑफिसर्स थे उनको बोलते थे जो इंडियन है कि आप त्याग दीजिए पोस्ट। डॉक्टर्स ने अस्पताल में जाना छोड़ दिया था, वकीलों ने कोर्ट में जाना छोड़ दिया था, स्टूडेंट्स ने स्कूल और कॉलेज में जाना बंद कर दिया था, और हर तरीके से बॉयकॉट कर रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे वो ब्रिटिश एम्पायर का। तो तभी क्या हुआ, अचानक से चोरी चोरा नाम का एक प्लेस है जहाँ पर क्या हुआ, कुछ सिपाहियों ने जो है वो कुछ लोगों को प्रोटेस्ट करने से रोका और वहाँ पर उन पर गोली चला दी। इससे क्या हुआ, 3 लोग घायल हो गए और एक जख्मी भी होकर मर भी गया। इससे क्या हुआ कि लोग गुस्से में भड़क गए और उन्होंने जाकर पुलिस थाना घेर लिया और उस स्टेशन के जो है चारों ओर घेर के आग लगा दी। जिससे क्या हुआ, 22 जवान जो है मरकर वहीं शहीद जल के मर गए, जिससे गांधी जी को बहुत दुख हुआ। और उन्होंने क्या करा, नॉन कॉपरेशन जो उनकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी, गांधी जी ने क्या करा, उसको विड्रॉल कर लिया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ क्यों किया। तो चोरा चोरी इंसिडेंट आपको एक बार पढ़ के रखना है अपनी बुक में से। मैं अभी टाइम कमी की वजह से आपको शॉर्ट में सब समझा रहा हूँ, इनको ध्यान से रखना। आप मेरी वीडियो को वापस से दोबारा सुन सकते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग के आपने इंसिडेंट सुना है, लेकिन अभी सॉल्ट मार्च पढ़ रहे हैं। देखो सॉल्ट मार्च क्या था कि गांधी जी ने जब उनकी 11 जो डिमांड थी लॉर्ड इरविन ने दिए हुए समय पर नहीं मानी थी, तो गांधी जी ने क्या करा था, साबरमती आश्रम से अपने 78 फॉलोअर्स को लेकर 240 मील अपने 78 फॉलोअर्स मतलब जो उनके सहयोगी थे उनको लेकर उन्होंने 240 मील की यात्रा करी थी दोस्तों। और गांधी जी वहाँ पहुँचकर उन्होंने जो दांडी नामक जो जगह थी वहाँ पर जो समुद्र के पानी को बॉईल करके मतलब उबाल के वहाँ से नमक बनाया था और सॉल्ट लॉ को ब्रेक करा था। इसे दांडी मार्च या सॉल्ट मार्च भी कहते हैं दोस्तों। इसके बाद जलियांवाला बाग मेरे ख्याल से इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो रूलेट एक्ट था, जो 1990 में रूलेट एक्ट नामक लॉ आया था, इसमें क्या था, इसे काला कानून भी बोलते हैं दोस्तों। रूलेट एक्ट नामक एक काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या था कि जो सर आर्थर साइमन, तुमने सुना होगा साइमन कमीशन, तो जो जॉर्ज साइमन सर जो इंडिया आ रहे थे उनको इंडिया में आने से रोकने के लिए लोगों ने जगह जगह प्रोटेस्ट करे, स्टेशन पे नारे लगाए गो साइमन गो करके। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर क्या हुआ था कि साइमन वापस जाओ करके नारे लगाए गए,
है ना। इसमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स ने जो हिस्सा लिया, ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। उसको क्या हुआ, रोलेट एक्ट में क्या था, एक काला कानून था जिसमें किसी भी इंडियन को कोई भी अगर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कोई बात बोलता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट करता है, कोई भी आर्ग्यूमेंट करता है, कुछ भी करता है, तो संदेह के बिना पर ही उसे उठाकर जेल में बंद कर देंगे और उसे वकील, अपील या दलील करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। मतलब ना वो अपील कर सकता है, ना वो अपने लिए कोई वकील या लॉयर कर सकता है, और ना ही वो उसको कोर्ट में पेशी दी जाएगी, डायरेक्ट उसको उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो इस कानून को रोकने के लिए जो जॉर्ज साइमन कमीशन जो भारत में आ रही थी, उसी को वापस लौटाने के लिए लोगों ने स्टेशन पर जाकर प्रोटेस्ट किया था दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही प्रोटेस्ट, एक शांत सभा चल रही थी जलियांवाला बाग नामक जगह पर जो अमृतसर में है। वहाँ पर क्या था, जलियांवाला बाग एक बहुत बड़ा प्लेस है जहाँ पर लोग शांतिपूर्ण तरीके से रोलेट एक्ट के विद्रोह में अपना समर्थन दे रहे थे। वहाँ पर अचानक से देखो 10 अप्रैल को एक मार्शल लॉ लग चुका था जिसके अंदर जनरल डायर को कमांड सौंप दी थी, ठीक है दोस्तों। तो मार्शल लॉ लग गया था, वहाँ पर जनरल डायर को कमांड दी थी। जब उनको इस बात का पता चला कि जलियांवाला बाग में जो है 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन कोई सभा चल रही है, वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, तो उन्होंने उस बाग में प्रवेश किया और बाग का जो एकमात्र दरवाज़ा सबको घेर लिया, ठीक है। सब ट्रूप्स को लेकर, ट्रूप मतलब सैनिकों को लेकर अंदर चले गए और फायरिंग ओपन करने का आदेश दिया। और फायरिंग जो है लगभग 10 मिनट के अराउंड चली। सब लोगों को, बहुत से लोगों को मार दिया गया, बहुत से लोग जख्मी हुए और कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए, तो वो भी वहाँ मर गए। तो इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपको आ सकता है। इसके अलावा खिलाफत मूवमेंट जो था दोस्तों, ये गांधी जी ने 1990 में शुरू की थी ताकि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिले। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको लिख दिया जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पूर्ण स्वराज्य की घोषणा किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किस सेशन में की थी, तो लाहौर सेशन में, या थोड़ा यहाँ लिख लेना आप, लाहौर सेशन, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। कब, 1929 में। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको लिखवा दिए सारे। इसमें जलियांवाला बाग आपको करना है, सॉल्ट मार्च करना है, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इनको आपको बहुत फोकस से करना है दोस्तों, याद रखिएगा। खिलाफत मूवमेंट भी आपको पूछ सकते हैं पेपर में। सत्याग्रह मूवमेंट जो मैंने आपको समझा दिया है, मेरी इस वीडियो को एक बार वापस से देखिएगा, और कुछ छूट गया तो कॉपी में उसको ज़रूर नोट कीजिएगा दोस्तों। इन्हीं में से आपके ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं और इनके ईयर्स बहुत ज़रूरी से ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है, ऐसी कोई भी पार्टीज़ जिनका मेन काम होता है लोगों का ग्रुप जो इलेक्शन में खड़ा होता है और पावर को होल्ड करने की कोशिश करता है गवर्नमेंट में। ये ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो क्या करते हैं, इलेक्शन में लड़ते हैं और पावर को होल्ड करते हैं। आप जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपने नहीं लिया हो तो एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका। देखिए अब पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला लीडर, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स। लीडर कौन होते हैं दोस्तों, जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, नॉर्मली नेता बोलते हैं, लेकिन हम इनके एक्टिव मेंबर्स होते हैं जो हमेशा इनके साथ आगे पीछे रहते हैं, इनका सपोर्ट करते हैं, जो अलग अलग जगह पर खड़े होते हैं और वोट मांगते गवर्नमेंट से, पब्लिक से। और फॉलोअर्स होते हैं इनके समर्थक, है ना। आपने देखा होगा कुछ इनके फॉलोअर्स होते हैं इनके, जो पीछे पीछे जुलूस में जाते हैं, जगह जगह खड़े होते हैं, इनको वोट देते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं इनको वोट देने के लिए वो। तो पॉलिटिकल पार्टी का मेन काम क्या होता है दोस्तों, क्या होती है पॉलिटिकल पार्टी, मेन फंक्शन क्या होता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, इसमें से ध्यान रखिएगा। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, जो कंटेस्ट इलेक्शन, जो चुनाव में खड़ी होती है, कॉन्टेस्ट करती है, पार्टिसिपेट करती है इलेक्शन में, तो वो करवाना। दूसरा डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, इनका काम होता है दोस्तों कि ये जो इन्होंने जिस वादे किए थे उनकी जो पॉलिसी बनाई है, उन पॉलिसी को बनाना और प्रोग्राम्स को बनाना, उसको पूरा करना। देखिए पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, जब पब्लिक के पास वोट मांगने आती है दोस्तों, तो क्या करती है, पब्लिक से बहुत सारे वादे करती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना। तीसरा फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, सरकार को बनाना और सरकार को ठीक तरीके से चलाना, ताकि सरकार का संचालन बहुत आसानी से अच्छे तरीके से हो पाए। फिर शेप पब्लिक ओपिनियन, जो जनता होती है, जनता की जो राय होती है उसको एक नया रूप देना कि भाई जनता क्या सोच रही है गवर्नमेंट के बारे में। देखो कुछ जनता बोलती है गवर्नमेंट चोर है, गवर्नमेंट कुछ काम नहीं करवा रही है, तो पब्लिक की राय को बदलना, उनको एक शेप देना काम किसका होता है, पॉलिटिकल पार्टी का। इसके बाद है डिसीजिव रोल इन मेकिंग लॉ, जब भी कोई भी कानून बनता है, कोई लॉ बनता है, तो पॉलिटिकल पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था दोस्तों। क्यों, देखो पॉलिटिकल पार्टी अगर जीतेगी तो लॉ बनाने में हेल्प तो करेगी सही, लेकिन जो हारती भी, मतलब उनको बोलते हैं अपन अपोजिशन, तो अपोजिशन का मेन काम क्या होता है कि अगर जो पॉलिटिकल पार्टी अभी रूल में है या पावर में है,
अगर वो कोई गलत लॉ बनाती है या कोई भी मिसयूज़ करती है पावर का, तो अपोजिशन जो है, मतलब जो उसके विपक्षी दल है, वो सही तरीके से उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टोटल पॉलिटिकल पार्टी कितनी है अपने यहाँ इंडिया में? 750 पॉलिटिकल पार्टी। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। इंडिया में रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी कितनी? 750। इसके अलावा सेवरल पार्टीज जॉइन हैंड्स फॉर इलेक्शन एंड विन पावर। आपने सुना होगा कुछ पार्टी जो अलग अलग होती है वो साथ में मिल जाती है इलेक्शन जीतने के लिए। अलग अलग पार्टी होती है और वो साथ में मिल जाती है और एक पार्टी बना लेती है ना, अलग अलग पार्टी मिलके इलेक्शन जीतने के लिए। उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उनको बोलते हैं अलायंस और अ फ्रंट। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती है अलग अलग ही पहले से, सिर्फ वो साथ में क्यों आती है कि हम इलेक्शन जीते और हम पावर में आ जाएं, उसके लिए दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या होता है, स्टेट पार्टी होती है और नेशनल पार्टी होती है कुछ। तो देखिए स्टेट पार्टीज के अंदर क्या होता है कि अगर उनको 6% टोटल वोट के मिले हैं काय में लेजिस्लेटिव असेंबली में और कम से कम 2 सीट्स उन्होंने जीत लिए, तो उनको हम बोलते हैं स्टेट पार्टीज। और नेशनल पार्टी क्या होती है? जो 6% जीत ले टोटल वोट्स का काय में लोकसभा के इलेक्शन में, या उनके पास लोकसभा की कम से कम 4 सीट्स हो, तो वो बन जाती है नेशनल पार्टी। एक बार वापस देखते हैं, ऐसी पार्टी जिसके पास टोटल वोट्स का 6% हो, कहाँ पर? लेजिस्लेटिव असेंबली में, और उनके पास कम से कम 2 सीट होना चाहिए जो उनको जीती है उन्होंने। और नेशनल पार्टी के लिए क्या होता है कि 6% ऑफ द टोटल सीट्स इन लोकसभा में जीती है उन्होंने, और कम से कम 4 सीट उनके पास होना चाहिए दोस्तों। अब देखते हैं नेशनल पार्टी इंडिया में मेजोरिटी कितनी नेशनल पार्टी दोस्तों? तो 7 है। इसमें AITC 1998, इनको पूछते हैं कि किन्होंने बनाई है, तो ममता बनर्जी ने बनाई। ध्यान रखिएगा ये भी ऑब्जेक्टिव में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा BSP बहुजन समाज पार्टी, ये 1984 में बनाई। किसने बनाई? तो काशीराम ने बनाई। ठीक है, ध्यान रखना। भारतीय जनता पार्टी ये 1980 में बनाई। किसने बनाई? 1980 में किसने बनाई? तो श्यामा प्रसाद जी ने बनाई। इसके अलावा CPI जो होता है वो 1925 में जो मार्क्सिज्म या लेनिज्म लोग मानने वाले होते हैं उनके लिए बनाई गई थी, उन्होंने खुद ने बनाई थी ये CPI। ये भी इसी का एक रूप है, इसको CPIM भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी जो है मार्क्सिज्म को फॉलो करने वाले थे। फिर INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, जानते हो ये सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी है, ये 1885 में आई थी। और NCP नेशनल कांग्रेस पार्टी, देखिए ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इन्हीं के कुछ लोग आपस में अलग हो गए, बंटवारा कर लिया और उन्होंने बना ली नेशनल कांग्रेस पार्टी 1999 में, जो स्प्लिट होकर इनके फॉलोअर्स ही अलग अलग हुए थे। तो 7 पार्टीज़ है, इनमें ध्यान रखना है कि पार्टीज़ किसने फॉर्म की और क्या क्या बन गए। ये सारी नेशनल पार्टीज है दोस्तों। और स्टेट पार्टी के कुछ नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, बीजू जनता है ना, इसके अलावा हमने देखा है जिसका नाम है बीजू जनता दल। सेकेंड है सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी, फिर मिजो नेशनल, और इसके अलावा तेलंगाना राष्ट्र। ऐसे करके इनकी जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है, आपको एक ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी स्टेट पार्टी है या इनमें से कौन सी नेशनल पार्टी है। ये आपको चूज करेक्ट में भी आ सकता है दोस्तों, और ये आपको मैच द पेयर फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। तो इनके नाम ध्यान रखिएगा कि कौन सी पार्टी किसने बनाई और कब बनाई दोस्तों। इसके अलावा देखिए इसमें क्वेश्चन आता है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के लिए चैलेंजेस मतलब क्या क्या कमियाँ होती है। पहला देखो, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, उनके अंदर कोई भी डेमोक्रेसी नहीं होती, मतलब कभी रेगुलर कोई वोट नहीं होता, अंदर वो चेक भी नहीं करते कि लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके मेंबर्स आपस में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं, ऐसा कोई चेकअप डेमोक्रेसी पार्टी में नहीं होता। एक बार वो पावर में आ जाए तो अंदर उनके इंटरनल कोई डेमोक्रेसी या कोई भी प्रजातंत्र नहीं होता है। दूसरा, डोंट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपोर्ट। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, कभी खुल के काम नहीं करती या अपने अंदर के काम जनता को नहीं बताती दोस्तों, मतलब उनकी पॉलिसी में कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। कभी भी कोई नेता खुल के नहीं बताएंगे कि उन्होंने पैसा कहाँ लगाया है, वो पैसे का क्या यूज़ कर रहे हैं। आप उनसे पूछे जाओ तो आपको भगा देंगे वहाँ से वो, मतलब कोई भी काम उनका ट्रांसपेरेंट नहीं होता दोस्तों। फिर रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर। आप देखते हैं कि पूरी तरीके से पॉलिटिक्स जो है पैसा और पावर का खेल है। जिनके पास पैसा है या पावर है वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट बनाते हैं और फॉर्म करते हैं। डेमोक्रेसी है नाम के लिए, बस लोगों को पैसा होता है, पावर होता है, तो वो लोगों को डरा धमका के भी जो है इलेक्शन जीत लेते हैं दोस्तों। इसके अलावा है डू नॉट फाइंड पार्टीज टू बी मीनिंगफुल चॉइस। देखिए पब्लिक को ऑप्शन ही नहीं मिलता है, पब्लिक सोचती है कि ये पॉलिटिकल पार्टी को पहले जिताया था, इस नेता को पहले इलेक्शन में जिताया था, उन्होंने भी कुछ नहीं करा, और जो अपोजिशन में खड़ा है उसको उसके पहले जिताया था, उसने भी कुछ नहीं किया था। तो जनता क्या करती है, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं होती कि किसको वोट दें। तो बहुत सी पब्लिक तो वोट देने जाती ही नहीं है कि भाई किसको वोट देंगे, मतलब ही नहीं है, दोनों पार्टी खाऊ है,
या फिर ऐसा होता है कि जो अगर प्लेयर ही ऐसे हैं जो भाई अगर जैसे आपको मान लो आपको लग रहा है कि दोनों पार्टी में से कोई भी ऐसा एक ईमानदार पर्सन नहीं है कि हम इसको वोट देके, अगर किसी पार्टी में ऐसा होता है जिससे अगर आप चाहते हो कि भैया हमारा जो पीएम है वो नरेंद्र मोदी बनना चाहिए लेकिन हमारा सीएम कोई और बनना चाहिए, या फिर कोई लोग सोचते हैं कि हमारा सीएम ही बनना चाहिए तो हमारा पीएम कोई और बनना चाहिए, लेकिन आपके पास कोई चॉइस ही नहीं होती, आप इनको वोट देंगे तो ऑटोमेटिक गवर्नमेंट दूसरे की बन जाती है। तो इस चक्कर में आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं दोस्तों। तो ये कुछ चैलेंजेस थे जो पॉलिटिकल पार्टी को फेस करना पड़ते हैं। इसमें क्वेश्चन आप खुद पढ़ लेना, हाउ पार्टी फॉर्म, पार्टी कैसे फॉर्म होती है, ध्यान रखिएगा। कोई भी इलेक्शन वगैरह होते हैं, कोई पार्टी बनती है तो वो कौन बनाता है, इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है दोस्तों। इसके लिए एमएलए और एमपीज़ के इलेक्शन भी होते हैं, इसके लिए अलग से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया है। ध्यान रखिएगा किसी को भी पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए इलेक्शन कमीशन में एक नामांकन फॉर्म भरना पड़ता है, एनरोलमेंट फॉर्म भरना पड़ता है। इसके अलावा फॉर्म भरने के बाद सारी जो क्वालिफिकेशन उनको पूरी करना पड़ती है। खैर एक्चुअली हमारा इंडिया तो ऐसा है कि पढ़ाई की क्वालिफिकेशन मांगते नहीं, नेता बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन पढ़ाई की नहीं चाहिए आपको, कोई भी नेता बन सकता है। आप क्या बोले इस पर? तो देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ आपको इतने मेंबर्स आपके पास होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, वो मेंबर्स हों आपके पास, आप जो उनकी कंडीशंस है उनको फुलफिल कर सको, जो एज लिमिट है आप उनको फुलफिल कर सको, और आपके पास एक पार्टी का नाम होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए जो बाकी पार्टी के नाम और सिंबल से अलग होता है, तो एक आप पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसके ऊपर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। देखिए मैंने आपको मेजोरिटी या जो इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे लिख दिए हैं, इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। पॉलिटिकल पार्टी के बारे में लगभग मैंने डिटेल में सब लिख दिया है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन पर आप अगर कमांड बना लेंगे तो यह चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर भी इन चैप्टर्स जो मैंने टॉपिक लिखे अगर ये आप ठीक से कर लेते हैं तो इसी में से आपका पेपर में क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव भी मैं कवर कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक सजेशन है मेरा आपको कि आप अलग अलग बुक, परीक्षा बोध, गाइड या फिर जगह जगह से ना पढ़ते हो। जो एनसीईआरटी की बुक जो आपके सिलेबस में है ना, उसमें पीछे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, हर चैप्टर के बाद एमसीक्यूज दिए हुए हैं, कहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए, कहीं ट्रू फॉल्स दिए। तो सारा काम छोड़ के अगर आप एक बार उस पर फोकस करोगे ना तो हो सकता है कि उसी में से आपको पेपर में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव देखने को मिले। आप देखते हैं परीक्षा बोध में से पढ़ते हैं किताब, आप गाइड में से पढ़ते हैं, प्रश्न बैंक में से पढ़ते हैं, अध्ययन में से पढ़ते हैं, इतना सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाता है पर आपको एग्जाम में याद नहीं होता। तो पहले अगर आपने चैप्टर रीड किया है तो ठीक है, नहीं भी किया है तो जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ सिर्फ इनको अच्छे से पढ़ लें, इन टॉपिक्स को देख लें अच्छे से, स्क्रीनशॉट फिर ले लीजिए इनका, आपने ले लिया होगा देखिए इनको, और इनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए। और जो मैं कुछ टॉपिक आपको लिखवा दूंगा कल मेरी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि देखो टाइम कम है दोस्तों और आपको डिटेल में हर चीज़ें नहीं समझा सकता, तो आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं आपको उस चैप्टर का डाउट्स भी बना दूंगा दोस्तों। तो आपको ऑल द बेस्ट अपनी आगे की स्टडी के लिए दोस्तों। पेपर का बिल्कुल टेंशन नहीं, जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, जो 3 चैप्टर बताए, ये नेशनलिज्म इन इंडिया, पॉलिटिकल पार्टी, और इसके पहले हम एक चैप्टर और पढ़ चुके हैं कंज्यूमर राइट्स। इन तीनों को मिलाकर दोस्तों आपका अप्रॉक्स 20 मार्क्स का कवर हो जाएगा। इसमें से 20 नंबर तो आप इन 3 चैप्टर में से ला सकते हो। अगर इन 3 चैप्टर को ठीक से कर लिया तो 20 नंबर आपको आ जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा आप कुछ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह कर लेंगे। कल मैं कुछ चैप्टर और बताऊंगा आपको, एक 4 नंबर का मैप आने वाला है मिनरल चैप्टर में से, तो आपको उसी को करना है अच्छे से, तो आप आसानी से इसमें पास हो सकते हैं और अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऑल द बेस्ट, हम मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला में। बाय।